शुरू से ही हुस्न परस्त वाक़या हुई थी। मनमोहनी लड़कियों को सहेलियां बनाती और जो ज़रा मामूली शक्लो सूरत की होती इनसे बात भी ना करती थी। बदसूरती तो किसी आँख को भी नहीं भाती, लेकिन मुझसे तो बदशक्ल चेहरे बर्दाश्त ही नहीं होते थे। आंखें बंद कर लेती जैसे कि आंखों पर जख्म पड़ गया हो। जाने क्यों मेरा ऐसा खतरनाक रुझान था। हालांकि शक्लो सूरत तो अल्लाह ताला की बनाई हुई होती है। किसी इंसान का चेहरा खूबसूरत ना हो तो ज़रूरी नहीं कि इसका दिल भी खूबसूरत ना हो या सीरत अच्छी ना होगी। असल खूबी तो अच्छी सीरत होती है। अम्मी जान अक्सर कहा करती थीं, खुदा जाने इस लड़की का क्या बनेगा। कहीं खुश शक्ल दुल्हा ना मिला तो डर है जिंदगी ही बर्बाद ना कर ले। माँ ने सही कहा था। अपनी नादानी और कम अकली से बिल आखिर मैंने जिंदगी को बर्बाद कर ही लिया, सिर्फ हसीन सूरत की खातिर। इन दिनों मैं मैट्रिक में पढ़ती थी कि मेरे लिए अब्बू के एक दूर के कज़न के बेटे सलीम का रिश्ता आ गया। घर वालों का ख्याल था कि अब मेरी तालीम ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि लड़की को ज़्यादा पढ़ाने से शादी की उम्र निकल जाती है, फिर अच्छे रिश्ते नहीं आते। वालिदैन की दानिस्त में सलीम एक बेहतरीन लड़का था। इसने सीए में टॉप किया था और अब आला ओहदे पर फाइज था। बहुत अच्छी तनख्वाह ले रहा था। खुशहाल घराने का नूरे नज़र और अपने ख़ानदान से था। इसमें कोई बुराई नहीं थी, कुछ कमी नहीं थी। कुछ कमी थी तो ये कि मामूली शक्लो सूरत थी, वो हसीन लोगों में शुमार नहीं होता था। सलीम ने दरअसल मुझे किसी रिश्तेदार के घर शादी की तकरीब में देखा तो अपनी वालदा से कहा कि मैं इसी लड़की से शादी करूंगा, आप मेरा रिश्ता लेकर मोमना के घर जाइए। इनकी वालदा हमारे घर मेरा हाथ मांगने आ गई। वालिदैन ने इनसे हाँ कह दी, लेकिन मैंने सलीम को देखा तो मेरी चीख निकल गई। उफ, इतना काला और बदशक्ल लड़का मैंने पहले कभी नहीं देखा था। शादी से साफ इनकार कर दिया, बल्कि कह दिया कि अगर मेरी शादी इस बदशक्ल से हुई तो मैं जहर खा लूंगी। अब घर में मसला हो गया, क्योंकि वालिदैन हाँ कर चुके थे और मैं मुसलसल इनकार कर रही थी। वालदा समझा रही थी कि वो इतना भी बदशक्ल नहीं है, कुछ सांवला जरूर है, नए नक्श अच्छे हैं, सिर्फ शक्ल ही ना देखो और खूबियाँ भी तो देखो। ऐसी खूबियाँ किसी दूसरे में नहीं मिलेगी। बहुत शरीफ लड़का है, तुम्हारा ख्याल रखेगा। इनके घर में किसी शय की कमी नहीं है। वालदा की बातों को कैसे खातिर में लाती। मेरी नज़रों में तो गुलफाम समाया हुआ था। ये लड़का हमारे मोहल्ले में रहता था। बीए थर्ड ईयर में था कि इसके वालिद फौत हो गए, तभी पढ़ाई छोड़ दी थी और अब हमारे घर के सामने जनरल स्टोर पर अक्सर आया करता था, क्योंकि स्टोर के मालिक के बेटे से इसकी दोस्ती थी। इससे सिगरेट लेकर पिया करता था। मेरा और गुलफाम का सामना कई बार हो चुका था। स्कूल जाते हुए स्टोर से कुछ खरीदने जाती तो ये मौजूद होता, मुझे तीखी नज़रों से देखता। बहुत ही खूबसूरत था। तभी इसकी तीखी निगाहें मेरे मन को भाईं और सूरत दिल में समा गई। सोच लिया था कि शादी करूंगी तो इसी से करूंगी, वरना किसी से भी नहीं करूंगी। मेरे बहुत ज़्यादा रोने धोने का वालिद साहब के दिल पर बहुत असर हुआ। बिल आखिर उन्होंने सलीम के वालिदैन को रिश्ता देने से इनकार कर दिया और बहाना ये किया कि हमारी बेटी अभी मैट्रिक में है, जब बीए कर लेगी तो फिर शादी का सोचेंगे। इस इनकार पर सलीम के घर वाले बहुत अफसरदा थे, क्योंकि सलीम अफसरदा था। वो मुझे दिल से पसंद करता था, लेकिन जब लड़की ना हो राजी तो क्या करेगा काजी। मैं बहरहाल बहुत खुश थी कि इस काले बदशक्ल से जान छूट गई। मैं पूरी तरह गुलफाम के ख्यालों में खो गई। जिसको दिल पसंद करे इंसान इसकी तरफ खिंचता ही चला जाता है। मैं भी बहाने बहाने स्कूल आते जाते कभी बिस्किट का पैकेट तो कभी कॉपी पेंसिल खरीदने जनरल स्टोर पर जाने लगी, लेकिन तभी जाती जब गुलफाम वहाँ बैठा नजर आता, वरना घर की राह लेती। मेरी दिलचस्पी का राज इसने पा लिया और अब वो भी सुबह शाम स्कूल टाइम पर स्टोर पर आकर बैठने लगा। इसका दोस्त जुहेब कहता था, यार देखो हमारी दुकानदारी और हमसाइगी का मामला है, कहीं दुकान बंद ना करा देना। एक रोज स्कूल जाते हुए लगा जैसे कोई मेरा ताकुब कर रहा है। पीछे मुड़ कर देखा तो गुलफाम था। दिल
उछल कर हलक में आ गया। वो नजदीक आया तो सरगोशी में बोला, आज स्कूल ना जाओ, पार्क में चलते हैं। पहले तो मैं घबरा गई, लेकिन फिर इसकी बातों में आ गई। सोचा 2 घड़ी पार्क में जाकर बात करने में क्या हर्ज है। इतना खूबसूरत है, ऐसा खूबरो चाहने वाला खुशकिस्मत लड़की को ही मिलता है। हम जाकर पार्क में बैठ गए। कुछ देर इसने बातें की। मैं बुर्का लेती थी। इसने नकाब हटाने को कहा, चेहरा देखने की फरमाइश की। फिर कहा कि तुम तो चांद से बढ़कर हसीन हो। अच्छा है नकाब करती हो, वरना जाने कितने लोफर तुम्हारे पीछे लग जाते। इस तारीफ पर मैं फूले नहीं समाई। वो भी तो कम हसीन नहीं था। इस रोज स्कूल ना गई, पार्क से लौटकर घर आ गई और अपने घर में जाकर आंखें बंद करके लेट गई। अम्मा से जल्दी छुट्टी हो जाने का बहाना किया था। वो मेरे दिल को इस कदर भाया था कि अब तो बस मैं इसी के सपने देखा करती थी। लगता था कि गुलफाम बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। हर वक्त इसी के ख्यालों में खोई रहती थी। वो भी यही जाहिर करता था कि मेरे बगैर नहीं रह सकेगा। बस यही कहता था कि आसमान पर खुदा है और जमीन पर तुम हो। अब पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। हर वक्त इसके मिलने का इंतजार रहता था। कुछ दिन तो हम ऐसे ही पार्क में मिलते रहे, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि गुलफाम वैसा नहीं है जैसा मैं समझती थी, या कि जैसा मैं इसको देखना चाहती हूँ। जब मैंने इसकी कुछ फरमाइशें रद्द की तो अचानक इसने स्टोर पर आना कम कर दिया। वो अब हफ्ते में 1 बार आता। इतनी दूरी बढ़ा दी कि मैं परेशान रहने लगी। वजह पूछती तो कहता ज्यादा मिलना ठीक नहीं है। किसी ने हम दोनों को पार्क में मिलते देख लिया तो तुम्हारी रुसवाई हो जाएगी। कभी कहता कि मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ाई मुकम्मल कर लो और रोज स्कूल जाया करो, छुट्टी न किया करो। मैंने भी जॉब कर ली है, कुछ कमाऊंगा तभी तुमसे शादी कर सकूंगा। पार्क में अब नहीं मिलेंगे, किसी दूसरी महफूज जगह खुशी से चलोगी तो ले जाऊंगा। दूरी से बेकरारी बढ़ती है, ये तो हकीकत है। मैं बार बार इसे फोन करने लगी और वो कहता सब्र करो, आखिर तो मिलना है, मिलेंगे किसी न किसी दिन। एक दिन इसकी याद में उदास बैठी थी कि फोन आ गया। गुलफाम ने कहा, अभी मिलो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मैं तो बेकरार थी ही, फौरन अम्मी से सहेली के घर जाने का बहाना करके घर से निकल पड़ी। गली के नुक्कड़ पर वो इंतजार कर रहा था। आज वो गाड़ी लाया था। मुझे देखकर दरवाजा खोल दिया और मैं झपाक से इसके बराबर वाली नशिस्त पर बैठ गई। गाड़ी चलाते हुए 10 मिनट तक वो चुप रहा और मैं इस इंतजार में चुप थी कि वो बोले तो मैं बात करूं। फिर एक मकान के सामने इसने कार रोक ली। बोला, उतरो, यहाँ बैठकर बात करते हैं। मकान खाली था, वहाँ कोई जी नफ्स नहीं था, मगर मैं कम अकल थी कि इस पर भरोसा करके बेधड़क अंदर चली गई। थोड़ी देर तक बातें करता रहा और मैं इसकी मशहूर कुन गुफ्तगू सुनती रही। वो कुछ खाने पीने की चीजें ले आया और इन्हें मेज पर रखते ही दरवाजा बंद कर दिया। वो मेरे बहुत करीब होने लगा। तभी मुझे होश आया और मैंने इसे तनबीह की कि देखो गुलफाम, तुम जैसे मुझे लाए हो वैसे ही बाहर पहुंचा दो। मैं तुम्हारी जरूर होना चाहती हूँ, मगर ऐसे नहीं। तुम्हें बारात लानी होगी, मुझे दुल्हन बनाकर घर ले जाना होगा, तभी मैं तुम्हारी बनूंगी। मेरा लहजा सख्त और मूड खराब देखकर वो मुझसे दूर हो गया। पास से उठकर सामने वाले सोफे पर बैठ गया। कुछ देर ऐसे ही बैठा रहा, फिर कहा, अच्छा चलो उठो, मैं अभी तुमको घर छोड़ देता हूँ, इससे पहले कि तुमको घर जाने का रास्ता ना मिले और फिर देर हो जाए। तुम एक अच्छी लड़की हो, मैं तुमको बर्बाद नहीं करना चाहता। वो मुझे घर छोड़कर चला गया, मगर इसके बाद फोन किया, ना मिलने को कहा। जब फोन करती तो वो ना उठाता। एक बार उठाया भी तो बहुत बेरुखी से बात की और फिर जल्दी फोन बंद कर दिया। ये सूरत हाल मेरे लिए और ज्यादा बाइसे परेशानी थी। मैंने इसे इसके जनरल स्टोर वाले दोस्त की मार्फत पैगाम भिजवाया तो इसने फोन किया और कहा कि किसी के जरिए पैगाम रसानी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। आइंदा ज़ुहैब को कोई पैगाम ना देना। यूं भी तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, तभी तो इस दिन धुतकार दिया था। इसकी ये बातें मेरे दिल को जख्मी करने लगी। ऐसी बातें मुझे बुरी लगती थी, लिहाजा मैंने इसको फिर फोन करना बंद कर दिया
اب گلفام سے مکمل طور پر رابطہ ختم تھا، پھر بھی میرا دل اس کی یاد میں تڑپتا رہتا تھا اور اس کو یاد کر کے چھپ چھپ کر روتی تھی۔ جب بہت جی گھبراتا بہانے سے جنرل اسٹور جاتی کہ شاید وہ وہاں زہیب کے پاس بیٹھا ہو۔ زہیب بھی میری بے قراری کو سمجھتا تھا، لیکن کیا کر سکتا تھا؟ جب کوئی موجود نہ ہوتا تو سمجھاتا کہ نشاط اس کا خیال چھوڑ دو، وہ اب نہیں آئے گا، ویسے بھی وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ ایک روز چھٹی کے وقت اسکول سے آ رہی تھی کہ رستے میں موٹر سائیکل پر زہیب مل گیا۔ اس نے کہا کہ تم پیدل ہو، اگر برا نہ لگے تو موٹر سائیکل پر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں گھر کے نزدیک اتار دوں گا۔ اگر تم مجھے گلفام کے بارے میں سچ سچ بتا دو کہ وہ کہاں ہے اور کیوں ادھر آنا چھوڑ دیا ہے تو میں تمہارے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ جاتی ہوں۔ وہ ہمارا محلے دار اور ہمسایہ تھا، گل اور میرے پیار کا رازدار بھی تھا، تو میں نے اس پر بھروسہ کر لیا اور اس کی موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی۔ اس نے موٹر سائیکل گھر کی طرف لے جانے کے بجائے مخالف سمت میں موڑ لی، تو میں نے کہا تم ادھر کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگا تم ہی نے تو کہا ہے کہ گلفام کے بارے میں سب کچھ بتا دو، اسی لیے کہیں بیٹھ کر بات کریں گے۔ گلفام سے پیار نہ ہوتا تو کبھی زہیب کے ساتھ نہ جاتی، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی۔ وہ مجھے ایک مکان میں لے آیا۔ جب اس نے گھر کا دروازہ کھولا تو سامنے برآمدے میں ایک بوڑھی عورت بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ بے حس و حرکت لیٹی تھی۔ تبھی مجھے لگا کہ سو رہی ہیں۔ آج گھر والے ہسپتال میں ہیں کیونکہ میری بہن وہاں داخل ہے اور یہ میری دادی ہے، ہم ان کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ تبھی میں نے کچھ دیر کے لیے دکان بند کر دی ہے تاکہ دادی کے پاس رہوں۔ دادی کو گھر میں دیکھ کر تسلی ہو گئی اور میں اس کے ساتھ کمرے کے اندر چلی گئی۔ وہ کہنے لگا آرام سے بیٹھو، یہاں کوئی نہیں ہے، اب میں تم کو گلفام کے بارے میں آج ساری بات بتاؤں گا۔ میں اس کی یاد میں ہلکان تھی، ذہن میں اس کی خوبصورت شبیہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ زہیب میرے نزدیک ہی صوفے پر بیٹھ گیا، تبھی مجھے احساس نہ ہوا کہ وہ کہہ رہا تھا اچھا ہوا تمہارا اس بدمعاش سے پیچھا چھوٹا، سچ کہتا ہوں وہ اچھا آدمی نہیں تھا۔ پیار بھرے لہجے میں تسلیاں دینے لگا۔ میرے ذہن کو سکون ملا۔ میں بھی دل سے اس بے وفا کی یاد بھلانا چاہ رہی تھی، شاید کہ اس کے غم سے فرار ڈھونڈ رہی تھی جو کہ میرے دل کو کھا رہا تھا۔ باتیں کرتے کرتے وہ یکدم بدل گیا۔ اب زہیب کا بھی ویسا ہی رویہ ہو گیا جیسا اس دن گلفام کا تھا، لیکن میری تنبیہ پر اس کو حجاب آ گیا تھا اور اس نے مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ اس نے کہا کہ تم ایک اچھی لڑکی ہو، میں تم کو برباد نہیں کروں گا، مگر آئندہ کبھی کسی کے ساتھ ایسے اکیلے میں نہیں جانا۔ اور یہ شخص جو خود کو بہت اچھا اور شریف ظاہر کرتا تھا، جس نے اپنی دادی کی موجودگی کا احساس دلا کر خالی گھر میں میرے بیٹھنے کے خوف کو دور کیا تھا، وہ گلفام سے بھی بدتر نکلا۔ خبر نہ تھی کہ اس کی دادی کو فالج ہے، وہ سن سکتی ہیں اور نہ بول سکتی ہیں، آواز بھی دو تو اٹھ کر مدد کو نہیں آ سکتی۔ تبھی میں بے بسی سے پھڑ پھڑا کر رہ گئی، کیونکہ زہیب شاطر نے مجھے قبض میں لا کر سب در بند کر دیے تھے۔ یوں خوبصورت چہروں کے تعاقب میں اندھیروں میں جا گری تھی۔ گھر آ کر آئینہ دیکھا تو صورت اجڑی ہوئی اور چہرہ زرد تھا۔ امی نے پوچھا کیا ہوا ہے تم کو؟ میں نے کہا سڑک پر ایکسیڈنٹ دیکھا ہے، تو ایسی حالت ہو گئی، کسی کی لاش کچلی گئی تھی جس کو دیکھ کر متلی ہونے لگی ہے۔ میں نے میٹرک کے پرچے بہت مشکل سے دیے، اس کے بعد گھر سے قدم نکالنا بھی چھوڑ دیا۔ زہیب نے آخری بات جو کی تھی وہ یہ تھی کہ اب تم گلفام کو بھول جاؤ، وہ تم سے محبت نہیں کرتا تھا، اور جہاں ماں باپ کہیں شادی کر لینا، ورنہ تم جیسی لڑکیوں کا انجام خراب ہوتا ہے۔ میرے میٹرک کرنے کے بعد ایک بار پھر سلیم کے والدین آئے تھے، منت سماجت کر کے رشتے کے طلبگار تھے۔ ان کو دیکھ کر آنسو نکل آئے۔ امی نے کہا بہن لڑکی نہیں مان رہی، میں کیا کروں، بے بس ہوں۔ تبھی امی کو بلا کر میں نے اسی وقت ہتھیار ڈال دیے۔ میں مان گئی ہوں امی، آپ ان سے انکار نہ کریں۔ ماں کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ انہوں نے مجھے گلے لگا کر ماتھا چوما اور کہا کہ بیٹی میری دعا ہے خدا تمہارے نصیب اچھے کرے، تو نے ہمارا مان رکھ لیا ہے، اللہ تمہاری عزت بڑھائے گا۔
ماں کی دعا قبول ہو گئی۔ سلیم اور ان کے گھر والوں نے مجھے اتنا پیار دیا کہ میں ماضی کی تلخ یادوں کو بھول گئی۔ سلیم خوبصورت نہیں مگر خوبصورت تھے۔ وہ بہت خوبصورت دل کے مالک تھے۔ انہوں نے خود بھی عزت کی اور سب گھر والوں سے بھی میری عزت کروائی۔ آج دعا کرتی ہوں خدا ان جیسا جیون ساتھی سب کو دے۔ وہ مجھے دنیا کے ہر مرد سے زیادہ حسین لگتے ہیں اور جن لوگوں کے حسن پر ناز تھا آج ان کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتی کہ ان یادوں سے دل ناداں کے زخم تازہ ہو جاتے ہیں۔